तो बच्चों हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दो क्वेश्चंस हैं जो कि फॉर्मूले पे बेस्ड हैं। और कौन कौन से फॉर्मूले पे बेस्ड हैं जो हमने पढ़े हैं। जैसे कि हमारे पास फ्लक्स के कितने फॉर्मूले पढ़े हैं अभी तक हमने? फ्लक्स के दो फॉर्मूले पढ़े हैं, एक ये और एक ये, ठीक है, दो फॉर्मूले पढ़े हमने। तो इसमें क्वेश्चन दिया है कि एक गॉसियन सरफेस है, उसके अंदर कोई चार्ज प्लेस्ड है, मान लो कोई भी चार्ज प्लेस्ड है, शायद मे भी ऐसा कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये चार्ज रखा हुआ है और उसके थ्रू फ्लक्स ये दे रखा है। ऑब्वियसली बात है, चार्ज का नेचर क्या होगा? कोई बच्चा बताएगा नेचर ऑफ चार्ज क्या होगा? बोलो, एनीवन? नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज विल बी नेगेटिव इन नेचर, नेगेटिव होगा क्योंकि फ्लक्स नेगेटिव है तो चार्ज भी नेगेटिव होगा। तो अगर ये कह रहा है कि रेडियस गॉसियन सरफेस का डबल कर दें तो फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ेगा? बताओ, कोई बच्चा बताएगा क्या फर्क पड़ेगा? क्यों सेम रहेगा? क्यों सेम रहेगा? क्योंकि लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि फ्लक्स चार्ज पर डिपेंड करता है, और चार्ज चेंज नहीं हो रहा तो फ्लक्स क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसका आंसर तो हो गया भाई सेम, ठीक है। और रही बात अगर चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बच्चों? तो आप कहोगे सर ये फॉर्मूला लगा देते हैं, फाई इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट, इसको उधर भेज दो, चार्ज क्या हो जाएगा? फाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू पुट कर देंगे दोनों की, आंसर आ जाएगा, कूलम में चार्ज आ जाएगा। कोई डाउट बच्चों? बोलो, एनी डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉल्व क्या करना है बच्चे? वैल्यू तो आप पुट कर सकते हो, वैल्यू भी मैं पुट कर रहा हूं क्या? बोलो, अगर आप बोलते हो तो वैल्यू पुट कर दें, बट वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, वैल्यू तो आप पुट कर सकते, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ये 1.15 मिटा दें इसे बच्चों, कोई मिटा दें? चलो अब हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, और सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन सी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बताना बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? इसके हिसाब से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। आमतौर पे हम एक्स डायरेक्शन को ऐसे लेते हैं, तो ये एक्स डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 3 × 10⁻³ आई न्यूटन पर कूलम। किसी के साथ आई लगा हो तो उसका मतलब उसकी डायरेक्शन एक्स होती है। देखो, आई कैप एक्स डायरेक्शन, जे कैप वाई डायरेक्शन और के कैप जेड डायरेक्शन। तो ये कह रहा है कि कितना फ्लक्स होगा एक स्क्वायर से, कितना पास होगा जो वाई जेड प्लेन में रखा है। अब ये वाई जेड प्लेन क्या होता है बच्चों? जब हम इसे ड्रॉ करते हैं, ये होता है एक्स, ये होता है वाई, ये होता है जेड। वाई जेड प्लेन क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा आप में से? बोलो, ये देखो, ये वाई और जेड में जो प्लेन बन रहा है इसे वाई जेड प्लेन कहते हैं। और यहां अगर ड्रॉ करेंगे, इस पे ड्रॉ करेंगे तो कैसा आएगा? कोई डाउट किसी को? ये वाई जेड प्लेन बनेगा। तो ये कह रहा है कि इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो देखो भाई, फ्लक्स पास का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ए एरिया से पास हो रही होती है तो उससे फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर देंगे, एरिया पुट कर देंगे, कॉस पुट कर देंगे। यहाँ एंगल कितना होगा बच्चा बताएगा? इस केस में एंगल कितना होगा? थीटा कितना होगा? बोलो, कोई होनहार छात्र कितना एंगल होगा? एंगल किस किस के बीच का लेते थे? कोई बताएगा आप लोग में से? बोलो भाई। एंगल हम जो लेते हैं, ये देखो, ये एरिया है। एरिया वेक्टर किधर होगा? अगर मैंने आपको बताया है कि एरिया जो ये है, एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है। ये एरिया है तो ये एरिया वेक्टर होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। कितना एंगल बना बच्चों? बोलो। अरे बच्चे, एरिया के साथ नहीं लेते इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल, एरिया वेक्टर के साथ लेते हैं। एंगल 0 डिग्री हुआ, फ्लक्स हुआ ई ए कॉस 0। फिर क्या वैल्यू पुट करेंगे? इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू? 3 × 10⁻³ एरिया की वैल्यू बताओ, एरिया की वैल्यू क्या पुट करेंगे बताओ? थीटा को 0 क्यों लिया? अच्छा पहले बताओ थीटा क्या होता है, इसमें होता क्या है थीटा? पहले बताओ।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर किधर है बताना, कितना एंगल बन रहा है देखना, कितना एंगल बन रहा है बताओ, आप खुद देख के बताओ, फिगर देख के बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कितना। ठीक है, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनमें एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है ना बच्चे। कई बच्चों का ध्यान नहीं होता है, जब हम लोग क्वेश्चन कराते हैं तो बच्चे कई बार मिस्टेक करते हैं। जब बच्चे EA cos थीटा फॉर्मूला लगाते हैं तो उस टाइम वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल ले लेते हैं। एरिया के बीच का एंगल मत लो यार, 90 डिग्री आप कह दोगे ऐसे, तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल है, बट एरिया वेक्टर में लेना है। एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया से परपेंडिकुलर होता है, समझे। तो ये हो जाएगा एरिया। अब एरिया की वैल्यू क्या पुट करें, साइड दे रखी है हमको, क्या ले, एरिया कैसे निकलेगा बताओ, कोई बच्चा बताएगा एरिया कैसे कैलकुलेट करें। 100 हो गया, कोई और बच्चा बताएगा क्या, सही कह रहे बच्चा या गलत, बोलो। ये बच्चा सही कह रहा है गलत कह रहा है, एरिया 100 लेंगे क्या कुछ और लेंगे। यार कन्वर्जन करेंगे भाई, सेंटीमीटर में नहीं होता है, ऐसा ही सिस्टम है। इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते, इसको लिखेंगे 10 × 10⁻² मीटर, और एरिया होता है साइड, जैसे स्क्वायर है, एरिया होता है साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁴, और यूनिट लग जाएगा। समझे नहीं समझे, सेंटीमीटर में एरिया लिखोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया लिखोगे आप लोग, बताओ वही बताओ, बोलो बोलो बच्चों। 11th क्लास टॉप करके आए हो क्या, ऐसा ही सिस्टम नहीं पढ़ा क्या आप लोगों ने। टॉप के कहाँ आए हो बच्चे, पूरा एग्जाम दे के आए हो आप लोग, तो पूरा आप लोगों से तो एग्जाम भी लिया गया पास होने के लिए। टॉप के तो 10th क्लास के बच्चे, आप लोग तो 10th क्लास भी नहीं टॉप पे हो, 11th भी नहीं टॉप पे हो, क्योंकि अब वाले 10th के बच्चे टॉप गए हैं जिन्हें एग्जाम नहीं देना पड़ा। खैर मिटाएं बच्चों, आगे बढ़े, मिटाएं बच्चों आगे बढ़े। सेकंड पार्ट भी दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है, जैसे फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया, दूसरे में दे रखा है अगर स्क्वायर 60 डिग्री एंगल बना रहा होगा तो क्या होगा। देखो बच्चे इसके अंदर 60 डिग्री एंगल वाला केस सेकंड पार्ट दे रखा है, कैसे स्क्वायर रखा हुआ है। तो हमेशा एक ध्यान रखना बच्चों, फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, EA cos थीटा। थीटा हमेशा किसके बीच का एंगल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो इस केस में कितना एंगल लेंगे, कोई बच्चा बताएगा, 60 लेंगे, 30 लेंगे, या क्या लेंगे बताओ, कोई बच्चा बताएगा कितना एंगल लिया जाएगा सेकंड पार्ट में। जैसे EA की तो वैल्यू हमें पता ही है, एरिया, एंगल कितना लेंगे 1.15 में, बोलो। देखो बच्चों इसके अंदर एंगल किस किस के बीच का दिया हुआ है, नॉर्मल टू द प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड में 60 डिग्री का एंगल है। नॉर्मल टू द प्लेन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल टू द प्लेन का मतलब ये होता है, प्लेन का नॉर्मल मतलब एरिया वेक्टर, समझे या नहीं समझे। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 60 है, तो सीधे सीधे जो एंगल है वो 60 ले लेंगे। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं बच्चों, कभी कभार क्वेश्चन में हमें मेंशन होता है कि प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एंगल है, हमें प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल नहीं चाहिए होता है, समझे, हमें एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल चाहिए होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे हिसाब से, सीबीएसई और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों से। अब इस टॉपिक में क्या है बच्चों, मान लो एक क्यूब है, हमारे पास एक क्यूब है, खाली क्यूब है, कुछ नहीं है, या क्यूब मान लो, इमेजिनरी क्यूब मान लो, कुछ भी मान लो, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कोई चार्ज वार्ज नहीं रखा हुआ, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी गई है। क्या होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने बताया, कोई बच्चा बताएगा फिर से, व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम हो, वैल्यू सेम हो, मतलब ऐसा यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड E है, यहाँ पे भी E है, यहाँ पे भी E है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो, सेम हो। तो ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो यहाँ से एंटर कर रही है इस क्यूब में और यहाँ से लीव कर रही है, इधर से आई इधर से गई। तो देखो बच्चों अब मैं जो बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना, बाद में कोई चीज हो तो पूछना। इस साइड से फ्लक्स एंटर कर रहा है, ये फील्ड एंटर कर रही है,
और इस साइड से फील्ड लीव कर रही है, बाहर जा रही है, या फ्लक्स बाहर जा रहा है, आउटवर्ड, आउटसाइड जा रहा है। तो अगर हम देखें बच्चों यहां पर जैसे क्यूब है, तो क्यूब है तो एरिया वेक्टर कहां कहां होगा, किस इसका, जैसे इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इस साइड का एरिया वेक्टर इधर होगा, इस साइड का एरिया वेक्टर इधर होगा। क्यूब है हमारे पास ये, जैसे ये एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है। जैसे ये साइड है, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर। तो जैसे कोई क्यूब होती है तो इस साइड का एरिया वेक्टर किधर होता है, जैसे अगर हम देखें तो हर साइड का एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा, इस साइड का एरिया वेक्टर इधर होगा अवे, इस साइड का एरिया वेक्टर किधर होगा अवे। ठीक है बच्चों, इस साइड ऊपर वाले किधर होगा, इस ऊपर वाली साइड का किधर होगा एरिया वेक्टर अवे, नीचे वाले का अवे। ऐसे एरिया वेक्टर होगा हर साइड का। सीखते जाना, फिर बाद में पूछना किसी को कोई डाउट हो तो। ठीक है, तो फ्लक्स जितना एंटर कर रहा है भाई, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। तो मान लेते हैं क्यूब है और हर साइड का एरिया, क्योंकि क्यूब है तो हर साइड का एरिया सेम ही होगा, एरिया ऑफ ईच साइड का एरिया यही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ई, एरिया हो गया ए। यहां क्या एंगल लूं मैं, इस फर्स्ट सरफेस पे क्या एंगल लूं मैं, थीटा क्या लिया जाए बताओ, कोई बच्चा, कोई होनहार छात्रा स्लैश फर्स्ट सरफेस पे जब वो एंटर कर रहा है, क्या एंगल लूं मैं? शाबाश, कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड जा रही है, एरिया वेक्टर लेफ्ट साइड जा रहा है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये कॉस 180 कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1 होता है कॉस 180 माइनस ई ए। कोई बच्चा बताएगा नेगेटिव माइनस ई ए फ्लक्स का यहां मतलब क्या हो? देखो बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, एरिया वेक्टर इधर है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, दोनों में एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ। तो अब मुझे यहां कोई बच्चा बताया कि क्यूब के लिए नेगेटिव फ्लक्स का क्या मतलब हुआ। मैंने आपको नेगेटिव फ्लक्स एक बार समझा रखा है, कोई बच्चा होनहार सा छात्रा हो बताए। नेगेटिव फ्लक्स का मतलब ये होता है कि फ्लक्स उसके अंदर, नेगेटिव फ्लक्स का मतलब फ्लक्स उस सरफेस में एंटर कर रहा है। मैं फिर से लिख लो बच्चों, कहीं लिखना है लिख लो। नेगेटिव फ्लक्स मतलब कि फ्लक्स एंटरिंग, नेगेटिव होता है, और जो फ्लक्स लीव करता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। फ्लक्स बाहर जा रहा है पॉजिटिव और फ्लक्स अंदर आ रहा है नेगेटिव। कोई डाउट? तो ये फर्स्ट सरफेस हो गया। अब सेकंड सरफेस की कहानी है हमारी। सेकंड सरफेस पे फ्लक्स, ये तो यहाँ पे देखो जैसे इनसाइड आ रहा था, तो ये हो गया आउटसाइड आ गया फ्लक्स। अब ये लगा देंगे ये कॉस थीटा। अब कोई बच्चा बताएगा यहाँ एंगल कितना लेंगे, सेकंड सरफेस के लिए एंगल कितना लेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, थीटा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर आ ही रही है, एरिया वेक्टर भी इधर है, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ई ए कॉस 0, जो कॉस 0 1 होता है, तो ई ए आ गया। क्यों इस साइड का फ्लक्स पॉजिटिव इसलिए आया कि वो फ्लक्स बाहर निकल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आई और ये बाहर जा रही है, यहाँ फ्लक्स बाहर जा रहा है तो पॉजिटिव है। अगर हम कहें नेट फ्लक्स कितना होगा, तो नेट फ्लक्स के लिए दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस ई ए प्लस ई ए, और टोटल फ्लक्स क्या हो गया 0। अब कोई बच्चा बताएगा कि नेट फ्लक्स 0 क्यों, और किसका क्या सिग्निफिकेंस है, नेट फ्लक्स 0 का क्या मतलब है, और ऐसा क्यों नेट फ्लक्स 0 क्यों हुआ? बोलो भाई बोलो, जल्दी बताओ। उतना ही एग्जिट हुआ। मान लो एक बैंकर की जॉब है, हमारा कोई स्टूडेंट जाता है, जैसे मान लो हमारा ये जाता है प्रिंस, बैंक में जाता है, बैंक में कैशियर है, उससे कहता है अंकल बहुत पैसे कमा रहे हो आजकल, इतनी गड्डियां आ रही है आपके पास। तो कैशियर क्या कहेगा सारी मेरी है, ये क्या कहेगा बताओ प्रिंस? जो बैंक में कैशियर के पास पैसा आता है, वो भाई उसका खुद का कुछ नहीं, वो लेगा और दे देगा भाई, वो तो उसका कुछ थोड़ी है, जो गड्डी है उसकी थोड़ी है। तो बेसिकली फ्लक्स आ रहा है और फ्लक्स जा रहा है,
भाई ना ये खुद प्रोड्यूस कर रहा है ना ये खुद कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ ऐसा मतलब कोई हिसाब नहीं है। तो नेट फ्लक्स आया गया, कहानी खत्म, जीरो। इस क्यूब के लिए नेट फ्लक्स क्या हुआ, जीरो हुआ। तो इसको लेके किसी को कोई डाउट है तो मुझे अब पूछ सकता है बच्चों। सेकंड पॉइंट हम ये पढ़ रहे थे बच्चे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यूब के लिए जब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारी क्यूब है, और ये क्यूब मानो या चाहे तो क्यूब मानो चाहे इमेजिनरी क्यूब मानो, या आपकी अपनी श्रद्धा है, अपनी आस्था है। ठीक है, ये बच्चों क्यूब है, इसकी साइड फिलहाल हम ए ही ले लेते हैं, साइड का एरिया कैसे रखी हुई है क्यूब। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म है। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म का कोई बच्चा मतलब बताएगा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म का क्या तात्पर्य है? वो फील्ड की वैल्यू जो हर जगह सेम ना हो, जैसे यहाँ फील्ड अलग है, यहाँ फील्ड अलग है, हर पॉइंट पे अलग अलग है, वेरिएबल है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेरिएबल। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ से पास हो रही है, जैसे मान लो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही है, वाई जेड डायरेक्शन में नहीं है, बट है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि जैसे एक पॉइंट उठा लिया आपने ए, यहाँ इसकी वैल्यू अलग होगी, बी पॉइंट पे अलग होगी, सी पॉइंट पे क्या होगी, अलग होगी। तो पॉइंट टू पॉइंट वैल्यू क्या होगी बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट वैल्यू क्या होती है? अलग होती है। समझे या नहीं समझे? नॉन यूनिफॉर्म समझ में आ गया क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म वैल्यू जैसे कि मान लो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है 2x आई न्यूटन पर कूलम। कोई बच्चा बताएगा x का मतलब क्या है, और यहाँ x क्यों है? x क्यों, x क्या बता रहा है? ये मान लो ये पॉइंट है, ये 1 मीटर पे यहाँ से, और ये पॉइंट दूसरा एंड यहाँ से 2 मीटर दूरी पे। x क्या सिग्निफाई कर रहा है? x क्या x क्या बता रहा है? x क्या है यहाँ? कोई बच्चा हमारे में से बताएगा x क्या है यहाँ? बोलो भाई। बोलो बच्चों, बोलो। हेलो हेलो हेलो। 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक का, ऑरिजिन से लेके यहाँ तक का दूरी है, और ये 1 मीटर ऑरिजिन से लेके इस साइड की दूरी है। तो अब कई बच्चे में भी सोचें और बता नहीं रहे एक्चुअली कि एक्स क्या है। मैं बताता हूँ बच्चे, कोई चीज वेरिएबल जो होती है, देखो एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल। जैसे मैथमेटिक्स में लिखते हैं 2 और 2x, इसमें कौन सा कांस्टेंट है और कौन सा वेरिएबल है बताना? कौन सा यूनिफॉर्म है, कौन सा नॉन यूनिफॉर्म है? कांस्टेंट, वेरिएबल, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, बताओ। मैथ्स पढ़िए ना। ये पूरी फिगर को अपने में कांस्टेंट है, ये फिर यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं। ये पूरी फिगर, मैं पूरी फिगर की बात कर रहा हूं, पूरी वैल्यू की वेरिएबल है। पूरी वैल्यू वेरिएबल इसलिए है क्योंकि x की वैल्यू चेंज होते होते इस पूरे की वैल्यू चेंज होती रहेगी। पता है ना आपको? इफ द वैल्यू ऑफ x विल चेंज, इस होल की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो यहां पर भी देखो बच्चे, क्योंकि x की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बढ़ रही है, जैसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, यूं है, तो जैसे आगे जाएगी तो x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। अब जैसे खैर मान लो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट की बात करते हैं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ एंटर कर रही है। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, यहाँ पर एंटर कर रही है ना, और यहाँ बाहर निकल रही है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आ रही है तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है बताना? जब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आ रही है, अंदर घुस रही है क्यूब के, तो एक्स की वैल्यू कितनी है? बोलो बोलो भाई, सोए हुए हो क्या? बोलो। हाँ 1। जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रही है क्यूब में, तो एक्स की वैल्यू क्या है? 1। सोए हुए मत रहो बच्चे, जोश लाओ। ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 है, 1 हो जाएगा। 2 × 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है तो एक्स की वैल्यू कितनी है? आई एन का मतलब इनसाइड। जब बाहर जा रही कितनी? बोलो भाई। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से बाहर जा रही है, ऐसे यहां से यहां, तो उस टाइम एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? यहां से यहां तक 2 है, तो उस टाइम एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, तो यहां 2 पुट कर देंगे, तो उस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है
2 × 2 4i न्यूटन पर कूलम। तो इसका मतलब कि दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है, तभी तो वेरिएबल हुई ना, तभी कैसी हुई नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल, समझे। और यहाँ दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू सेम नहीं है, तभी कैसी है वेरिएबल है। समझे या नहीं समझे, बोलो बच्चों, बोलो। ठीक, समझ गए। अब देखो बच्चों ऐसे केस में क्या है भाई, ये हमें समझ में आ गया। अब अगर हमें फ्लक्स निकालना है, क्या करें भाई, क्या अंदर जाने वाला और बाहर वाला फ्लक्स बराबर होगा या नहीं होगा? क्या अंदर जाने वाला फ्लक्स और बाहर यहां पे बराबर होगा? यहां अगर देखा जाए तो अंदर वाला फ्लक्स क्या होगा, देखें फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E cos थीटा। तो देखो बच्चे अंदर जाने में एंगल कितना होता है, मैंने आपको बताया था, ये एरिया वेक्टर इधर होगा, बाहर जाने में एरिया वेक्टर इधर होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाती है तो एरिया एंगल बनता है 180 डिग्री और यहाँ पे 0 डिग्री, अभी बताया था हमने। तो इनसाइड फ्लक्स के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी 2, आई तो डायरेक्शन हो गई, एरिया क्या हो गया ए, जो क्या cos 180 जो कि हो गया -1 तो -2a, एरिया की वैल्यू पुट कर देंगे तो खैर आ जाएगा आगे। और आउटसाइड फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स, ये क्या होगा बच्चों, E आउटवर्ड a cos 0, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 4a cos 0 1 हो जाएगा। तो देखो बच्चों चक्कर क्या है कि यहाँ अगर देखा जाए तो वैल्यूज सेम नहीं है, इक्वल अपोजिट नहीं है, इसी कटेगा नहीं। कोई बच्चा बताएगा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, बोलो। क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स जितना आएगा, नेट फ्लक्स बताओ कितना होगा नेट फ्लक्स, अगर नेट फ्लक्स निकालें तो दोनों को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, जैसे ये -2a + 4a, -2a + 4a 2a हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो देखो बच्चों एक्चुअली क्या होता है, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो नेट फ्लक्स 0 नहीं आता है, ये आपने देखा, नेट फ्लक्स 0 नहीं आता है। तो यहां पर जैसे हमारा नेट फ्लक्स की कोई वैल्यू आ रही है, तब एक क्वेश्चन यहां उठता है कि अगर इस क्यूब से नेट फ्लक्स जा रहा है, इस क्यूब से कुछ नेट फ्लक्स है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब कि जरूर इसके अंदर कोई चार्ज इनक्लोज हो सकता है, चार्ज इनक्लोज होगा। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, नेट फ्लक्स होता है टोटल चार्ज पर एप्सिलॉन नॉट। तो जैसे मान लो बच्चों अगर किसी सरफेस से नेट फ्लक्स अगर 0 है तो उसका मतलब उसमें कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है। बट अगर किसी सरफेस से अगर कुछ नेट फ्लक्स है, पास हो रहा है, तो उसमें कुछ चार्ज इनक्लोज होता है, और अगर उसको निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे चार्ज इज इक्वल टू नेट फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। रही बात इसके बारे में डिटेल में सोचने की, तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा, हाल फिलहाल इसको मैथमेटिकली अप्लाई